एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक एथलीट है, शीना। हाँ। वो 100 मीटर की रेस दौड़ रही है। रेस शुरू हुए बस कुछ ही सेकंड हुए हैं और अचानक उसके पैर में बहुत भयानक ऐंठन होती है। दर्द इतना ज्यादा कि मतलब किसी आम इंसान के लिए तो एक कदम आगे बढ़ाना भी नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल, ऐसे में तो लोग वहीं ट्रैक पर गिर जाते हैं। हाँ, पर शीना उस असहनीय दर्द के बावजूद न सिर्फ अपनी वो रेस पूरी करती है, हाँ। बल्कि वो फर्स्ट भी आती है। क्या बात है। और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, सानिया का। सानिया के घर में अगले ही दिन उसके सगे भाई की शादी है। पूरे घर में रिश्तेदारों की भीड़ है, तेज संगीत बज रहा है, एकदम अफरा तफरी मची है जश्न की। हाँ, भारतीय शादियों वाला टिपिकल माहौल। एकदम वही। इसके बावजूद सानिया चुपचाप एक कमरे में बैठी है और वो ये सुनिश्चित कर रही है कि समय सीमा खत्म होने से पहले उसका वो अहम असाइनमेंट सबमिट हो जाए। ये दोनों ही कहानियां बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं। सही कहा। ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ ले जाती हैं। आखिर वो कौन सी प्रबल अदृश्य शक्ति है जो किसी भी इंसान से नामुमकिन या बेहद मुश्किल लगने वाला काम करवा लेती है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का स्रोत मनोविज्ञान विषय का एक बहुत ही शानदार अकादमिक दस्तावेज है, इकाई 5, जो पूरी तरह से इसी शक्ति यानी अभिप्रेरण या मोटिवेशन के इर्द गिर्द घूमता है। आज का हमारा मिशन ही यही है कि मानव व्यवहार के पीछे असल में काम क्या करता है और कैसे इस विज्ञान को समझकर कोई भी इंसान अपने स्वयं के निर्णयों को बहुत बेहतर ढंग से डिकोड कर सकता है। और इन दोनों कहानियों से चर्चा शुरू करना अपने आप में बहुत सटीक है, क्योंकि जब हम शीना या सानिया जैसी कहानियां सुनते हैं तो हमारा पहला ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने क्या किया। हाँ, उनका एक्शन। बिल्कुल। लेकिन मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान का असली रोमांच क्या से आगे बढ़कर क्यों तक पहुंचने में है। उन दोनों ने उस विशिष्ट परिस्थिति में ऐसा व्यवहार क्यों किया? उनके भीतर वो कौन सी ऊर्जा थी जिसने शारीरिक दर्द या पारिवारिक जश्न जैसी बड़ी रुकावटों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया? यहीं से मनोविज्ञान शुरू होता है। एकदम सही। यहीं से अभिप्रेरण का असली मनोविज्ञान शुरू होता है। मोटिवेशन सिर्फ कोई प्रेरणादायक विचार या सोशल मीडिया का कोई कोर्स नहीं है। ये एक बहुत ही ठोस, जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यवहार को शुरू करती है, उसे एक दिशा देती है और तब तक ऊर्जा देती रहती है जब तक कि लक्ष्य मिल ना जाए। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लैटिन भाषा का एक बहुत ही पुराना शब्द है मूवेर। इसी शब्द से मोटिवेशन या अभिप्रेरण की उत्पत्ति हुई है। इसका सीधा सा अर्थ होता है हिलना या गति प्रदान करना। हाँ, टू मूव यानी कोई भी ऐसी चीज जो इंसान को उसकी स्थिर जगह से हिला दे, उसे कुछ करने के लिए गति दे दे, वो अभिप्रेरण है। लेकिन मुझे हमेशा से ये जिज्ञासा रही है कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। मतलब क्या ये अचानक पैदा होने वाला कोई रैंडम एहसास है या इसके पीछे कोई व्यवस्थित लूप या चक्र होता है? ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। इसके पीछे एक पूरा व्यवस्थित विज्ञान काम करता है जिसे अभिप्रेरणात्मक चक्र या मोटिवेशनल साइकिल कहा जाता है। मोटिवेशनल साइकिल। हाँ, इसे समझने के लिए हम सबसे बुनियादी उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं जो स्रोत में भी दिया है, प्यास का उदाहरण। ये चक्र हमेशा एक आवश्यकता या नीड से शुरू होता है। मान लीजिए शरीर में पानी की कमी हो गई है। ये एक जैविक शून्य है। इस कमी के कारण शरीर और दिमाग में एक तरह का तनाव या असंतुलन पैदा होता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अंतर्नोद या ड्राइव कहते हैं। प्यास लगने का जो वो बेचैनी भरा एहसास होता है ना, वही ड्राइव है। और यही वो बेचैनी है जो इंसान को खाली नहीं बैठने देती है ना? बिल्कुल। इसके तुरंत बाद तीसरी अवस्था आती है, उत्तेजना यानी अराउजल। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति पानी खोजने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ पानी पर केंद्रित हो जाता है। जैसे जब बहुत तेज प्यास लगती है तो कुछ और सूझता ही नहीं है। एकदम सही। इस सक्रियता को उद्देश्य निर्देशित व्यवहार कहते हैं। व्यक्ति उठकर रसोई की तरफ जाएगा, फ्रिज खोलेगा या पानी की बोतल ढूंढेगा, और जब अंततः उसे पानी मिल जाता है और वो उसे पी लेता है तो वो उपलब्धि के चरण में पहुंच जाता है। अचीवमेंट। हाँ, पानी पीते ही वो तनाव, वो उत्तेजना शांत हो जाती है और चक्र पूरा हो जाता है। शरीर वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। यार, ये तो शरीर के एक ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है। जैसे घरों में लगा एयर कंडीशनर कमरे के तापमान को एक निश्चित बिंदु पर स्थिर रखता है। गर्मी बढ़ती है तो एसी चालू हो जाता है और जब कमरा ठंडा हो जाता है तो वो खुद बंद हो जाता है। ये बहुत ही सटीक तुलना है।
विज्ञान में शरीर के इसी स्वचालित संतुलन तंत्र को समस्थिति या होम्योस्टेसिस कहा जाता है। होम्योस्टेसिस, ओके। हमारा शरीर लगातार अपनी आंतरिक अवस्थाओं जैसे तापमान, पानी का स्तर, ब्लड शुगर, इन सबको एक आदर्श स्तर पर संतुलित रखने का प्रयास करता है। जब भी ये संतुलन बिगड़ता है तो शरीर उसे वापस पटरी पर लाने के लिए तुरंत इस अभिप्रेरणात्मक चक्र को चालू कर देता है। ये होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट सच में बहुत अद्भुत है, हमारा अपना एक बिल्ट इन अलार्म सिस्टम। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, क्या हमारी सारी प्रेरणाएं सिर्फ इसी सर्वाइवल या जीवित रहने की जद्दोजहद तक सीमित है? मतलब भूख, प्यास, नींद, क्या बस यही जीव जनित अभिप्रेरक हमारे जीवन को चलाते हैं? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि भले ही ये जीव जनित अभिप्रेरक हमारी बुनियाद है, लेकिन इनका नियंत्रण हमारे पेट या गले में नहीं, बल्कि सीधे हमारे मस्तिष्क के एक बेहद छोटे से हिस्से के पास होता है। अच्छा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। यह मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटा सा नियंत्रण कक्ष है। स्रोत में एक बहुत ही विस्मयकारी अध्ययन का जिक्र है जो शोधकर्ताओं ने जानवरों पर किया था। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने जानवरों के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के एक विशिष्ट हिस्से को, जिसे वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसे निष्क्रिय कर दिया। इसका जो परिणाम सामने आया वो विज्ञान की दुनिया को चौंका देने वाला था। ऐसा क्या हुआ उन जानवरों के साथ? उन जानवरों को पेट भरे होने का एहसास ही होना बंद हो गया। उनका वो फुलनेस स्विच ही काम करना बंद कर दिया। बाप रे। हाँ, वे लगातार खाना खाते रहे और उनका वजन अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक बढ़ गया। उनके पेट में जगह नहीं थी, लेकिन मस्तिष्क उन्हें लगातार भूख का सिग्नल दे रहा था, क्योंकि रोकने वाला तंत्र ही टूट चुका था। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब इंसान को कब रुकना है, इसका मोटिवेशन सीधे तौर पर मस्तिष्क की वायरिंग से आ रहा है। और अगर प्यास की बात करें तो क्या उसका भी मस्तिष्क से ऐसा ही गहरा कनेक्शन है? बिल्कुल। प्यास के मामले में विज्ञान द्विक्षीणता परिकल्पना या डबल डिप्लीशन हाइपोथेसिस की बात करता है। आमतौर पर हमें लगता है कि हमारा गला सूख रहा है, इसलिए हम पानी पीते हैं। हाँ, साधारणतः तो यही लगता है। लेकिन प्यास दो अलग-अलग स्तरों पर ट्रिगर होती है। पहला जब मुंह सूखता है, और दूसरा जो बहुत ज्यादा गहरा है, जब शरीर की कोशिकाओं के भीतर से पानी कम होने लगता है। सेल्स के अंदर से? हाँ, जब हम पसीना बहाते हैं तो खून गाढ़ा होने लगता है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस तुरंत इस गाढ़ेपन को भांप लेता है और एक आपातकालीन सिग्नल भेजता है कि तुरंत पानी की तलाश की जाए। सर्वाइवल की ये इंजीनियरिंग तो बेमिसाल है। लेकिन अगर हम मानव जीवन की जटिलताओं को देखें तो इंसान केवल खाना खाने और पानी पीने के लिए तो काम नहीं करता ना? बिल्कुल नहीं। कोई बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का जोखिम क्यों उठाता है? कोई दिन रात एक करके एक नई कंपनी क्यों खड़ी करना चाहता है? इन कामों में तो बेसिक बायोलॉजी या वो समस्थिति वाले नियम लागू नहीं होते। सही कहा। यही वो बिंदु है जहां इंसान बाकी प्रजातियों से अलग हो जाता है। यही मनोजन्य और समाज जनित अभिप्रेरक चित्र में आते हैं। साइकोजेनिक और सोशियोजेनिक। हाँ, मनोजन्य अभिप्रेरक हमारी मानसिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों से जुड़े हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वातावरण का अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन और जिज्ञासा। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा। हाँ, वे हर नई चीज को छूकर, मुंह में डालकर या खिलौने को तोड़कर देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है। एकदम, ये जिज्ञासा जन्मजात होती है। इसी तरह सामर्थ्य या कॉम्पिटेंस की एक गहरी आवश्यकता होती है। किसी काम को बेहतरीन ढंग से करने की इच्छा, दुनिया को अपनी काबिलियत साबित करने की लालसा। और समाजजनित अभिप्रेरक शायद वे होते होंगे जो हम दूसरों के साथ रहकर सीखते हैं। बिल्कुल, ये वो जरूरतें हैं जो समाज और संस्कृति के बीच रहकर विकसित होती हैं। इनमें सत्ता की आवश्यकता या नीड फॉर पावर, जहां इंसान दूसरों को प्रभावित करना, नेतृत्व करना या संसाधनों को नियंत्रित करना चाहता है। और दूसरी है उपलब्धि की आवश्यकता या नीड फॉर अचीवमेंट, जहां वो उत्कृष्टता के मानक स्थापित करना चाहता है। एक राजनेता और एक ओलंपिक एथलीट, दोनों के ड्राइव अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही समाज जनित अभिप्रेरकों से संचालित होते हैं। यह बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम इन अलग अलग तरह की जरूरतों को एक ढांचे में डालने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान में व्यवहार को आकार देने वाले कई प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें मुझे याद है सबसे ज्यादा लोकप्रिय है अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम
या हायरार्की ऑफ नीड्स। हाँ, मैस्लो का पिरामिड तो बहुत ही मशहूर है। मैस्लो ने इंसानी जरूरतों को एक पिरामिड की तरह डिजाइन किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान तब तक बड़ी बातें नहीं सोच सकता जब तक उसकी सबसे निचली सीढ़ी की जरूरतें पूरी ना हो। और वो सबसे निचली सीढ़ी क्या है? वो है हमारी शारीरिक जरूरतें, भाई भूख, प्यास और नींद। एक भूखे इंसान के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज सिर्फ एक रोटी होती है, लेकिन जैसे ही उसका पेट भर जाता है उसकी प्रेरणा बदल जाती है और वो पिरामिड की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखता है, जो है सुरक्षा की आवश्यकता। छत और नौकरी। एकदम। उसे घर चाहिए, नौकरी की गारंटी चाहिए। जब वो भी मिल जाता है तब तीसरी सीढ़ी आती है प्यार और संबंध की। उसे दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए। चौथी सीढ़ी है आत्मसम्मान या प्रतिष्ठा की, जहां उसे समाज में एक मुकाम चाहिए। और टॉप पर? और जब ये सब पूरा हो जाता है तब सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर है आत्मसिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो अवस्था है जहां इंसान अपनी पूरी क्षमता को पहचानता है और वो सब कुछ बनना चाहता है जो बनने की उसमें काबिलियत है। जैसे एक पेंटर सिर्फ इसलिए पेंट करता है क्योंकि उसे अपनी कला की चरम सीमा तक पहुंचना है। मैस्लो का ये पिरामिड इंसान के जीवन भर की यात्रा और उसके विकास को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। लेकिन अगर हम इसे किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के प्रदर्शन से जोड़ें, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई जटिल काम कर रहा है, तो उस वक्त उसकी अभिप्रेरणा कैसे काम करती है? इसके लिए अनुकूलतम उत्तेजना प्रतिमान या ऑप्टिमल अराउजल का सिद्धांत है, जिसे यॉर्क्स-डॉडसन नियम भी कहा जाता है। ये नियम प्रदर्शन और तनाव के बीच के संबंध को बताता है, सही? बिल्कुल। ये मनोविज्ञान के सबसे व्यावहारिक नियमों में से एक है। ये बताता है कि किसी भी कार्य में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एक मध्यम स्तर की उत्तेजना या तनाव ही सबसे आदर्श होता है। इसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कह सकते हैं, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। अच्छा, कैसे? मान लीजिए कल आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन है। अगर आपका तनाव या उत्तेजना का स्तर बिल्कुल शून्य है तो आप में कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा। आप आलस में रहेंगे, तैयारी नहीं करेंगे और आपका प्रदर्शन खराब होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा घबरा जाए तो क्या होगा? यही इसका दूसरा पहलू है। अगर उत्तेजना बहुत ही अधिक हो जाए तो घबराहट या एंग्जाइटी हावी हो जाएगी। व्यक्ति के हाथ पैर कांपने लगेंगे, दिमाग ब्लैंक हो जाएगा और वो रटी हुई चीजें भी भूल जाएगा। इस स्थिति में भी प्रदर्शन बुरी तरह गिर जाएगा। तो बैलेंस चाहिए। एकदम। बेहतरीन काम तभी होता है जब इंसान थोड़ा सतर्क हो, उसे परिणाम की फिक्र हो, थोड़ा दबाव महसूस कर रहा हो, लेकिन वो पैनिक न कर रहा हो। यही मध्यम उत्तेजना है जो सर्वोत्तम प्रदर्शन की गारंटी देती है। ये यर्क्स-डॉडसन का नियम तो हर इंसान की जिंदगी पर लागू होता है, चाहे वो परीक्षा दे रहा हो या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा हो। और बात अगर काम करने की जगह की हो तो वहां लोगों को क्या चीज प्रेरित करती है, इसके लिए भी कुछ बहुत दिलचस्प मॉडल हैं, जैसे डेविड मैक्लेलैंड का उपार्जित आवश्यकता सिद्धांत। हाँ, मैक्लेलैंड की थ्योरी वर्कप्लेस के लिए बहुत सटीक है। मैक्लेलैंड के अनुसार हर कर्मचारी एक जैसी चीज से प्रेरित नहीं होता। उनके अंदर मुख्य रूप से 3 तरह की जरूरतें हावी होती हैं: उपलब्धि, संबंध और शक्ति। इससे अगर हम किसी ऑफिस के माहौल में देखें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि एक टीम में 3 लोग हैं। पहला व्यक्ति हमेशा सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट लेना चाहता है, उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना है। उसकी प्रेरणा उपलब्धि है। दूसरा व्यक्ति इस बात की परवाह ज्यादा करता है कि टीम के सभी लोगों के बीच अच्छे संबंध रहें, कोई झगड़ा ना हो। वो ऑफिस की पार्टियां आयोजित करता है। उसकी प्रेरणा संबंध है। और तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा मीटिंग का नेतृत्व करना चाहता है, नीतियां बनाना चाहता है। उसकी प्रेरणा शक्ति या प्रभाव है। सही कहा। इसी विचार को एल्डर्फर के ERG सिद्धांत ने भी बहुत अच्छे से समेटा है। एल्डर्फर ने मैस्लो के 5 स्तरों वाले पिरामिड को 3 आसान स्तरों में बांट दिया: एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, रिलेटेडनेस यानी संबद्धता और ग्रोथ यानी विकास। ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि अगर किसी को अभिप्रेरित करना है तो पहले ये समझना होगा कि उसकी बुनियादी जरूरत क्या है। ये बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि है। लेकिन तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जब सब कुछ इतना व्यवस्थित है, हमारे पास अंतर्नोद का चक्र है, मस्तिष्क के हिस्से सही से काम कर रहे हैं और हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतें भी स्पष्ट हैं, तो फिर असल जिंदगी में लोग हार क्यों मान लेते हैं? अभिप्रेरण हमेशा एक सीधी रेखा में क्यों नहीं चलता? ये चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि जब इंसान किसी लक्ष्य को पाना चाहता है लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाता, तब असली परीक्षा होती है। जब रास्ते में दीवार आ जाती है। हाँ, जब अभिप्रेरण के रास्ते में दीवार आ जाती है तो दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है? जब इंसान अपने उद्देश्य की तरफ पूरी ऊर्जा से बढ़ रहा हो
और रास्ते में कोई अचानक रुकावट आ जाए तो जो मानसिक स्थिति पैदा होती है उसे कुंठा या फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। डॉलार्ड और मिलर नाम के मनोवैज्ञानिकों ने 1939 में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था, कुंठा क्रोध परिकल्पना। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। बिल्कुल। इस सिद्धांत का मूल सार ये है कि जब भी हमारे उद्देश्यों में बाधा आती है तो कुंठा जन्म लेती है और ये कुंठा बहुत जल्दी क्रोध या एग्रेशन में बदल जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि जब लोग रोड रेज का शिकार होते हैं या छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं तो वो असल में किसी और चीज की कुंठा होती है? एकदम सही पकड़े। जब कोई व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा हो और उसे बार बार असफलता मिले तो वो हताश होकर अपने आसपास के लोगों पर या परिस्थितियों पर आक्रामक व्यवहार करने लगता है। लेकिन रुकावटें हमेशा बाहर ही नहीं होती, जैसे ट्रैफिक या कोई बॉस। अंदरूनी भी होती हैं? हाँ, कई बार सबसे बड़ी रुकावट इंसान के अपने ही मन के भीतर होती है, जब उसे 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच चुनाव करना पड़ता है। मनोविज्ञान में इसे संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। मानसिक संघर्ष यानी जब इंसान खुद ही तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए और वो एक ही जगह पर फंस कर रह जाता है। बिल्कुल। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम मुख्य रूप से 4 प्रकार के मानसिक संघर्षों का सामना करते हैं। पहला है उपागम संघर्ष या अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ये शायद सबसे आसान और सुखद संघर्ष है। सुखद कैसे? संघर्ष और सुखद? क्योंकि इसमें इंसान के सामने 2 विकल्प होते हैं और दोनों ही समान रूप से आकर्षक और सकारात्मक होते हैं। बस मुश्किल ये है कि वो चुन किसी एक को ही सकता है। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे एक ही दिन दोस्तों के साथ एक शानदार ट्रिप पर जाने का प्लान बन जाए और उसी दिन आपके किसी फेवरेट बैंड का कॉन्सर्ट भी हो। दोनों ही चीजें बेहतरीन हैं, लेकिन आपको एक ही चुनना पड़ेगा। इसे चुनते समय जो हल्की सी उलझन होती है वही उपागम संघर्ष है। हाँ, ये तो एक मीठी उलझन है। लेकिन जो दूसरा संघर्ष है वो शायद इंसान को मानसिक रूप से बहुत थका देता है। हाँ, वो है परिहार संघर्ष या अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है। इंसान 2 अवांछनीय या नकारात्मक विकल्पों के बीच फंस जाता है। वो दोनों से ही बचना चाहता है, लेकिन किसी एक को चुनना उसकी मजबूरी बन जाती है। जैसे वो कहावत है ना, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति। बिल्कुल वही। उदाहरण के लिए, एक तरफ आपको कोई ऐसा असाइनमेंट या ऑफिस का काम करना है जो बेहद उबाऊ और मुश्किल है। आप उसे बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप उसे नहीं करेंगे तो बॉस से भारी डांट खानी पड़ेगी या नौकरी जाने का खतरा होगा। दोनों ही चीजें खराब हैं। हाँ, आप दोनों ही चीजें नहीं चाहते, लेकिन एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। ये संघर्ष इंसान को टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ धकेलता है। इंसान फैसला लेने से बचता रहता है। और तीसरा प्रकार जो है उपागम परिहार संघर्ष यानी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, वो और भी जटिल है। इसमें 2 विकल्प नहीं होते, बल्कि एक ही विकल्प होता है, लेकिन उसी एक विकल्प के कुछ बहुत अच्छे पहलू होते हैं और कुछ बहुत बुरे। हाँ, इंसान एक ही समय पर उस चीज की तरफ आकर्षित भी होता है और उससे दूर भी भागना चाहता है। जैसे अब मान लीजिए किसी को दूसरे शहर में एक बहुत ही शानदार वेतन वाली ड्रीम जॉब मिल रही है। ये उसका सकारात्मक पहलू है, पैसा, पद और अच्छी जीवन शैली। लेकिन वहां जाने का मतलब है अपने बूढ़े माता पिता, अपने परिवार और पुराने दोस्तों को छोड़कर जाना, जो कि नकारात्मक पहलू है। व्यक्ति उस नौकरी को पाना भी चाहता है और उस दुखद अलगाव से बचना भी चाहता है। ये एक बहुत ही गहरी मानसिक उलझन पैदा करता है। ये सचमुच बहुत कठिन स्थिति है। और जो चौथा प्रकार है द्विउपागम परिहार संघर्ष या मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, वो असल जिंदगी के ज्यादातर बड़े और जटिल फैसलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 या उससे अधिक विकल्प होते हैं और हर विकल्प के अपने अपने फायदे और अपने अपने भारी नुकसान होते हैं। ये तो जीवन के हर बड़े फैसले जैसा लगता है। हाँ, एक घर खरीदने का उदाहरण लेते हैं। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, शहर के बीचों बीच ऑफिस के पास घर लेना। फायदा यह है कि सफर में समय बचेगा, सारी सुविधाएं पास होंगी। नुकसान ये है कि घर बहुत महंगा होगा, छोटा होगा और बाहर दिन रात ट्रैफिक का शोर होगा। और दूसरा विकल्प? दूसरा विकल्प, शहर के बाहर उपनगर में घर लेना। फायदा यह है कि घर बड़ा और सस्ता मिलेगा, शांति होगी। नुकसान ये है कि रोज ऑफिस आने जाने में आपके 2-3 घंटे बर्बाद होंगे। यहाँ इंसान लगातार दोनों विकल्पों के अनगिनत सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को तौलने में ही संघर्ष करता रहता है। वाकई
हम रोजाना अनजाने में ही इन मानसिक संघर्षों से गुजरते हैं। इस पूरी चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि अभिप्रेरण कोई जादुई गोली नहीं है जिसे आप सुबह खा लें और दिन भर ऊर्जावान रहें। बिल्कुल नहीं। ये शरीर विज्ञान, मस्तिष्क की जटिल कार्यप्रणाली जैसे हाइपोथैलेमस का रोल और हमारे गहरे मनोवैज्ञानिक ढांचों का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। प्यास लगने के उस छोटे से जैविक एहसास से लेकर समाज में एक मुकाम हासिल करने की चाहत तक हर चीज के पीछे एक स्पष्ट विज्ञान काम कर रहा है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये सारी जानकारी केवल अकादमिक नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ा लाइफ हैक है। वो कैसे? उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति यर्क्स-डॉडसन नींव को अपने जीवन में लागू करे तो वो जान सकता है कि कब उसे खुद को थोड़ा शांत करने की जरूरत है ताकि एंग्जाइटी हावी ना हो, और कब उसे खुद पर थोड़ा दबाव डालने की जरूरत है ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बेहतर प्रदर्शन कर सके। बहुत ही प्रैक्टिकल है ये। इसी तरह जब भी जीवन में कोई फैसला लेना मुश्किल हो रहा हो तो बस ये पहचान लेना कि हम किस प्रकार के मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, आधी समस्या को वहीं सुलझा देता है। ये सचमुच एक बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। जब हम अपने ही व्यवहार के पीछे काम कर रही इन अदृश्य तारों को देख पाते हैं तो हम कठपुतली नहीं रहते बल्कि खुद अपने निर्देशक बन जाते हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे नियंत्रण की स्थिति या लोकस ऑफ कंट्रोल और आत्मनिर्धारण सिद्धांत या सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहा जाता है। अच्छा। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब भी हमें जीवन में कभी डीमोटिवेशन या प्रेरणा की भारी कमी महसूस होती है, जब सुबह बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता, तो क्या वो वास्तव में हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी या काम करने की इच्छा की कमी है, या फिर इसका कारण कुछ और है? कुछ और कारण जैसे क्या? जैसे कि अवचेतन रूप से हमारे दिमाग ने ये मान लिया है कि हमारे जीवन की परिस्थितियों पर से हमारा आंतरिक नियंत्रण खत्म हो गया है। इंसान तब सबसे ज्यादा डीमोटिवेट होता है जब उसे लगने लगता है कि अब वो अपने जीवन का ड्राइवर नहीं रहा, बल्कि बाहरी कारक जैसे उसकी किस्मत, कंपनी का सिस्टम या दूसरे लोगों के फैसले उसके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत गहरा है। जब हमारी स्वायत्तता या ऑटोनॉमी छिनने का एहसास होता है ना, तब हमारी सबसे गहरी अभिप्रेरणा दम तोड़ देती है। ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने ही भीतर झांकने पर मजबूर कर दे। क्या हमारी प्रेरणा की कमी असल में हमारी स्वायत्तता खोने का डर है? ये एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर लंबे समय तक मंथन किया जा सकता है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने अभिप्रेरणात्मक चक्र से लेकर मैस्लो के पिरामिड तक, हाइपोथैलेमस की इंजीनियरिंग से लेकर जीवन के जटिल मानसिक संघर्षों तक का एक बेहतरीन सफर तय किया है। शीना की मैराथन से शुरू हुई ये बात अब हमारे अपने फैसलों की समझ तक पहुंच गई है। उम्मीद है इस चर्चा से मानव व्यवहार को दिशा देने वाले इस अदृश्य विज्ञान को समझने में सबको एक नया नजरिया मिला होगा। आज की इस गहरी डुबकी के लिए बस इतना ही। उस आखिरी सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।